आज के इस विज्ञान विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी की। चलिए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बेहद छोटे छोटे कण हमारी दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ला रहे हैं। आज की हमारी इस चर्चा के 4 मुख्य हिस्से होंगे। सबसे पहले हम फुलरीन को समझेंगे, फिर क्वांटम डॉट्स और कार्बन क्वांटम डॉट्स के दिलचस्प रहस्य खोलेंगे, और आखिर में देखेंगे कि नैनो तकनीक की अलग अलग पीढ़ियों का विकास कैसे हुआ। तो माइक्रो लेवल कार्बन से शुरू करके नैनो टेक की पूरी टाइमलाइन तक का ये सफर काफी रोमांचक होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं फुलरीन की। इसे कार्बन का फुटबॉल भी कहा जाता है। ये प्रकृति की एक ऐसी छिपी हुई ज्योमेट्री या ज्यामिति है जहां कार्बन खुद को एकदम सटीक चमकती हुई आकृतियों में ढाल लेता है ना कमाल की बात। अब ये बकमिंस्टर फुलरीन है क्या? इसे C6070 भी कहा जाता है। असल में ये कार्बन का ही एक बेहद कठोर क्रिस्टल जैसा रूप है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो एक ऐसे पिंजरे की कल्पना कीजिए जो बिल्कुल किसी फुटबॉल जैसा दिखता हो, जिसमें पंचकोण और षटकोण यानी पेंटागन और हेक्सागन बने हों। इसी अनोखे आकार की वजह से इन्हें बकी बॉल्स भी कहते हैं। जब 1985 में राइस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसे खोजा तो ये साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका था। इतना बड़ा कि 1996 में इसके लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार तक दिया गया। कार्बन का इतना व्यवस्थित रूप सच में हैरान कर देने वाला था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये बकी बॉल सिर्फ दिखने में अच्छे हैं? बिल्कुल नहीं, ये असल दुनिया की कई बड़ी इंजीनियरिंग मुश्किलों का हल हैं। जैसे बेहद ठंडे तापमान पर ये सुपर कंडक्टिविटी दिखाते हैं, यानी बिना कोई ऊर्जा खोए बिजली पास कर सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक गैसों को साफ करने में और आजकल की सबसे बड़ी जरूरत यानी हल्की बैटरियां बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। मतलब इतने छोटे छोटे अदृश्य पिंजरे और काम इतने विशाल, सच में ये किसी जादू से कम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वांटम डॉट्स की। इन्हें हम विज्ञान के चमकदार बीज भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये बीज असल में क्या करिश्मा करते हैं। तो क्वांटम डॉट्स असल में हैं क्या? ये सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनके बिल्कुल अनोखे ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुण। मतलब ये प्रकाश और बिजली के साथ बहुत ही खास तरीके से बर्ताव करते हैं। थोड़ा इतिहास में जाएं तो 1993 में MIT के वैज्ञानिकों ने पहली बार इन्हें लैब में बनाया था, और ये खोज इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि हाल ही में 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मोंगी बाविंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को इन्हीं डॉट्स की खोज के लिए दिया गया। अब इन चमकदार नैनो कणों का हमारी जिंदगी पर क्या असर है? बहुत गहरा असर है। प्रकाश के साथ खेलने की इनकी इस खूबी के वजह से इनसे बहुत ही एडवांस और बेहतरीन सोलर सेल बनाए जा रहे हैं। और बात सिर्फ ऊर्जा की नहीं है, मेडिकल फील्ड में खासकर कैंसर थेरेपी में इनकी चमक डॉक्टरों को शरीर के अंदर बिल्कुल सटीक इलाज करने में एक अभूतपूर्व मदद देती है। लेकिन विज्ञान तो कभी एक जगह नहीं रुकता, सही कहा ना? तो चलिए यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सोचते हैं। क्या होगा अगर हम इन चमकदार क्वांटम डॉट्स को पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना दें? ये विचार असल में पुराने सेमीकंडक्टर डॉट्स और नैनो मटेरियल्स के भविष्य के बीच एक बहुत बड़ा पुल बनाने जैसा है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे अगले टॉपिक की, कार्बन क्वांटम डॉट्स। ये एक तरह की इको फ्रेंडली चमक है। ये नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक बहुत ही शानदार, सस्ता और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने वाला कार्बन आधारित पदार्थ है। और सबसे अच्छी बात, हमारा शरीर भी इसे आसानी से स्वीकार कर लेता है। ये पर्यावरण के अनुकूल डॉट्स आज मेडिकल और इकोलॉजी दोनों फील्ड्स की तस्वीर बदल रहे हैं। कैसे? एक तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में, मतलब दवा को शरीर के ठीक उसी हिस्से में पहुंचाना जहां बीमारी है, इधर उधर नहीं। इसके अलावा कैंसर सेल्स को सटीक रूप से पहचानने में भी ये गजब के कारगर हैं। और एक बहुत ही गर्व की बात बताऊं, भारतीय वैज्ञानिकों ने इन कार्बन डॉट्स का इस्तेमाल करके पानी में मौजूद प्रदूषकों का पता लगाने का तरीका निकाला है। इससे साफ पता चलता है कि कैसे नैनो तकनीक के जरिए लोकल स्तर पर दुनिया भर की समस्याओं के हल निकाले जा रहे हैं। अब तक हमने इन सूक्ष्म और चमकदार संरचनाओं को माइक्रो लेवल पर देखा। चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। नैनो तकनीक की पीढ़ियां देखते हैं कि पिछले कुछ दशकों में इस पूरी तकनीक ने किस तरह से कदम दर कदम विकास किया है। इस तकनीक का विकास एक बहुत ही दिलचस्प टाइमलाइन है। साल 2000 में इसकी पहली पीढ़ी आई, फिर हर 5 साल में एक नई और बड़ी छलांग। 2005 में दूसरी पीढ़ी, 2010 में तीसरी और 2015 में चौथी पीढ़ी। ये एक बिल्कुल साफ और क्रमिक विकास है। हर 5 साल में इंसानों ने इस अदृश्य दुनिया को कंट्रोल करने के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव देखा है। चलिए इस सफर को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं।
साल 2000 में जो पहली पीढ़ी थी वो पैसिव या निष्क्रिय संरचनाओं की थी, जैसे नैनो कोटिंग्स या पॉलीमर्स, जो बस अपनी जगह पर स्थिर रहते थे। फिर 2005 में दूसरी पीढ़ी के साथ आई एक्टिव संरचनाएं, जैसे नैनो सेंसर्स और दवाएं, जो माहौल के हिसाब से खुद प्रतिक्रिया दे सकती थीं। 2010 आते आते तीसरी पीढ़ी ने जन्म दिया सिस्टम्स ऑफ नैनो सिस्टम्स को, जहां नैनो रोबोट्स और 3D नेटवर्किंग आपस में जुड़कर काम करने लगे। और फिर 2015 में चौथी पीढ़ी ने तो कमाल ही कर दिया, मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब अब चीजों को सीधे उनके मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं के स्तर पर बनाया जाने लगा। जरा सोचिए, ये कितनी अविश्वसनीय छलांग है। इस चौथी पीढ़ी के बारे में एक बहुत ही सटीक बात कही जाती है। मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग का विकास इस अदृश्य दुनिया को कंट्रोल करने के शिखर को दर्शाता है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये वो मुकाम है जहां एटॉमिक डिजाइन हमें पदार्थ यानी मैटर के ऊपर पूरा नियंत्रण दे देते हैं। यहां विज्ञान और कल्पना के बीच की दीवार एकदम धुंधली हो जाती है। तो आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि भविष्य में हम इंसान जो भी सबसे बड़ी छलांगे लगाएंगे, वो असल में इन सबसे छोटी अदृश्य संरचनाओं पर ही टिकी होंगी। नैनो तकनीक की ये दुनिया सिर्फ हमारी समझ को ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि ये उस भविष्य की नींव रख रही है जो कल की हमारी पूरी दुनिया को डिजाइन करेगा। तो क्या हम सब उस भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जहां हर एक चीज अणुओं के स्तर पर कंट्रोल की जाएगी? इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये चर्चा दिलचस्प लगी होगी। ज्ञान की इस रहस्यमयी दुनिया में हमेशा कुछ नया खोजते रहिए।